बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। साथ ही पुलिस इस पूरी बात की भी जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से दोनों आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बदायूं डबल मर्डर से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। पुलिस इस मामले में दूसरे आरोपी जावेद की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने दूसरे आरोपी जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है, जबकि एक आरोपी साजिद पहले ही एनकाउंटर में मारा जा चुका है। इस बीच आरोपियों के पिता को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये वारदात सोमवार शाम की है, जब दोनों बच्चों की हत्या आरोपी ने घर में घुसकर कर दी थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। दोनों मासूमों की हत्या के बाद आरोपी के एनकाउंटर और शहर में उपजे सांप्रदायिक तनाव की रिपोर्ट डीएम मनोज कुमार ने शासन को भेज दी है। साथ ही एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच भी शुरू करा दी है। ये जांच नगर मजिस्ट्रेट अरुण कुमार को सौंपी गई है। एसएसपी के अनुरोध पर डीएम ने पुलिस मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच शुरू करा दी है। पीएम मोदी ने अपनी तुलना औरंगजेब से करने पर विपक्ष ने उसमें हमला बोला। साथ ही उन्हें 104वीं गाली का भी जिक्र किया। इस बीच आगे बढ़ते हैं, बदायूं हत्याकांड की खबर ही आपको दिखाते हैं। इसके जो आरोपी साजिद की पत्नी से जी मीडिया ने खास बात की है। साजिद की पत्नी ने साजिद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। देखिए एक रिपोर्ट। बदायूं हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही कई खुलासे भी हो रहे हैं। एनकाउंटर में मारे गए आरोपी साजिद की पत्नी ने जी मीडिया से खास बात की और बातचीत में साजिद की पत्नी सना ने बड़ा खुलासा किया है। सना ने जी मीडिया को बताया कि वो पिछले 15 दिनों से अपने मायके में है और वो गर्भवती नहीं है, जबकि एफआईआर में लिखा गया है कि साजिद ने कहा कि उसकी वाइफ गर्भवती है, उसके इलाज के लिए 5,000 चाहिए। गर्भवती नहीं है और 15 दिन से अपने यहाँ मायके। अब 8 दिन से हमारी बात नहीं हुई है उनसे। तो वहीं मृतक बच्चों के पिता की मांग है कि फरार आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर उसे फांसी दी जानी चाहिए। जावेद को फांसी मिलने के बाद ही मेरे बच्चे को इंसाफ मिलेगा। आरोपी साजिद जावेद के पिता का कहना है कि उनके बच्चों को फंसाया जा रहा है। सच क्या है ये तो जावेद की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मासूम बच्चों की हत्या से पूरे इलाके में आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तुलना औरंगजेब से करने पर विपक्ष पर हमला बोला। साथ ही उन्हें दी गई 104वीं गाली करार दे दिया। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से की थी। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर औरंगजेब की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था और औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था। ये बात संजय राउत ने महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक सभा के दौरान कही, जिसमें उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला। बीजेपी ने संजय राउत के बयान पर तीखा हमला बोला है। संजय राउत के बयान को हताशा भरा बयान बताया गया है। उद्धव ठाकरे और उनके नेता संजय राउत, उनकी बौखलाहट इतनी बढ़ गई है, इतने हताश और निराश हो गए हैं क्योंकि चुनाव में हार सुनिश्चित है। पीएम मोदी ने भी विपक्ष को आड़े हाथ लिया। पीएम ने कहा, मुझे अब औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। पीएम मोदी ने संजय राउत के इस बयान को 104वीं गाली करार दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोली मारने वाले बयान पर झारखंड में कोडरमा के आरजेडी युवा नेता अवधेश यादव ने सफाई दी। अवधेश यादव ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। साथ ही कहा, उनके वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा। और हम अगर मोदी के खोपड़ी में गोली मार दें तो इसको गलत कहा जाएगा क्या? यह है झारखंड के कोडरमा के आरजेडी युवा नेता अवधेश यादव, जिनके इस बयान ने बिहार और झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है। जहां बीजेपी अवधेश यादव की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, वहीं अवधेश यादव ने सफाई दी है। अवधेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनकी वीडियो को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर एडिट करके प्रधानमंत्री का जो नाम आ रहा है, कहीं से भी प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का कोई नाम उसमें नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तेजी से उभर रहा है, ऐसे में INDIA गठबंधन के नेता अपनी होने वाली हार को देखते हुए निराशा और हताशा में है। पीएम मोदी के प्रति ईर्ष्या की वजह से इनकी भाषा रोज एक निचले और छिछले स्तर पर गिरती जा रही है।
जो देश में संवैधानिक तरीके से चुन के चला जाता है तो प्रधानमंत्री सभी का हो जाता है। तो उनके बारे में गाली देना या अपशब्द करना ये बहुत तुच्छ मानसिकता है और यही मानसिकता आज प्रदर्शित करेगी। आज ये बोलते कि मैं हत्या भी करूंगा। बाबूलाल मरांडी के सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट के बाद से राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता गया। तो लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस का मंथन दूसरे दिन भी जारी रहा है। देर रात तक चली मीटिंग में 15 लोकसभा सीट्स पर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में जुटी हुई हैं। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में इन 102 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की मुहिम तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने राजस्थान की 15 लोकसभा सीटों पर चर्चा की है। कुल 7 सीटों पर सहमति बनी है, जिसमें 3 सीट सहयोगी दलों हनुमान बेनीवाल की पार्टी और लेफ्ट के लिए छोड़ दी जाएंगी। बाकी 5 सीटों पर फैसला बाद में होगा। साथ ही खबर है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गंगानगर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले इस बात की चर्चा थी कि वो इस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे का नाम महाराष्ट्र के सोलापुर से तय हो गया है। कम से कम 12th जगह पे हम लोगों का ये फाइनलाइज हुआ है और कल हमारी सुबह शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी से मीटिंग है। कल वहाँ पे और एक डिस्कशन बचा है, उसमें फाइनल होगा और कल हमारी ये सभी सीटों पे कल या परसों डिक्लेयर हो जाएगा। क्या देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी का कोई नाम नहीं है, भवानी जी का भी कोई नाम नहीं है। कांग्रेस ने लद्दाख में पर्यावरण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन और एलएसी विवाद का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी एक विश्वासघात है। देश के चुनावी माहौल में विपक्षी ने चीनी घुसपैठ और लद्दाख में पर्यावरण बचाने के लिए चल रहे सोनम वांगचुक के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, मोदी की चीनी गारंटी। लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूचित के तहत जनजातीय समुदायों की सुरक्षा की मांग के पक्ष में समर्थन की एक मजबूत लहर है, लेकिन अन्य सभी गारंटियों की तरह लद्दाख के लोगों को संवैधानिक अधिकार सुरक्षित करने की मोदी की गारंटी एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। ये नकली और चीनी है। इस दौरान खड़गे ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हिमालयी ग्लेशियर को दोहन करना चाहती है। दरअसल काफी दिनों से चल रहे प्रदर्शन के मुद्दे को अब कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी एलएसी विवाद को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है और आरोप लगाया कि मोदी सरकार चीन की सीमा पर पहले जैसी स्थिति बहाल करने में असफल रही है। तो 2024 के चुनावों से पहले तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में सीए सहित मोदी सरकार के दौर में लाए गए कई सारे कानूनों को निरस्त करने का ऐलान किया गया। 2024 के चुनावों के लिए विपक्ष का घोषणा पत्र आने में भले ही समय बाकी है, लेकिन डीएमके ने अपने घोषणा पत्र के जरिए बता दिया है कि विपक्ष के निशाने पर वो कौन से कानून हैं जिन्हें निरस्त करने का मन विपक्ष बना चुका है। डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठजोड़ सत्ता में आया तो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को निरस्त कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने का वादा है। राज्यपालों को कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 361 को रद्द किया जाएगा और साथ ही डीएमके ने वादा किया है कि अग्निपथ योजना को वापस लेकर सशस्त्र बलों में फिर से स्थायी भर्ती सेवा शुरू कराई जाएगी। डीएमके ने यह भी वादा किया है कि एमएस स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को अपनाया जाएगा और पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाएगा। साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। हर 5 साल में जाति आधारित जनगणना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की गिनती समेत जनगणना कराई जाएगी। संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण तत्काल लागू किया जाएगा। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में सभी पार्टियों को समान अवसर मिलना चाहिए। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने देश में चल रहे लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर कई सवाल खड़े किए और विपक्ष को लेकर भी कई बातें कही।
सीताराम येचुरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव तय करेंगे कि देश का धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रहेगा या नहीं, क्योंकि पिछले 10 साल में लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभों पर हमला हुआ है। वहीं विपक्षी एकता को मजबूत बताते हुए सीताराम येचुरी ने कहा कि गठबंधन लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है, लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को समान अवसर मिलता है या नहीं। सीताराम येचुरी ने 400 पार के नारे पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इतने आश्वस्त हैं तो वो इतने हताश क्यों हैं, विपक्ष को धमकाया क्यों जा रहा है। अनुमोदन के लिए आपके बीच में हूँ। गरीब का है। गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुलवाई। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी एमएनएस के जो संभावित गठबंधन है उसको लेकर चर्चा हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए आज अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज ठाकरे पार्टी नेताओं को संबोधित भी करेंगे। लोकसभा चुनाव और एनडीए गठबंधन को लेकर आज ही अहम ऐलान भी किए जा सकते हैं। एनडीए के साथ जाने पर राज ठाकरे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी एमएनएस के संभावित गठबंधन को लेकर कांग्रेस, पवार गुट की एनसीपी, उद्धव की शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये दल बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस और पवार एनसीपी ने बुधवार को अमित शाह और राज ठाकरे के बीच हुई मुलाकात को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। एमएनएस से संभावित गठबंधन को बीजेपी में आत्मविश्वास की कमी बता रहे हैं। तो उनको लगा कि चलिए अब एक ठाकरे परिवार के पार्टी को ले लेते हैं, ठाकरे सरनेम भी ले लेते हैं और कोशिश करते हैं जनता के बीच में जाएंगे, तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है।